अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं जिसको कहते हैं कोर्ट फीस एक्ट। अब ये कोर्ट फीस एक्ट इम्पॉर्टेंट इस हद तक है कि आपके कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, पटिशन से एक्चुअली दायर की जाती हैं, ये दावे दायर किए जाते हैं या अपील्स होती हैं या एप्लीकेशन दी जाती हैं, तो उसके ऊपर कोर्ट फीस लगाई जाती हैं। तो कोर्ट फीस लगाने का पर्पज़ एक ही है। बाज़ औक़ात पूछा था व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ कोर्ट फीस, तो इसका मतलब जस्ट है टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना इसका मकसद है। और ये जो कोर्ट फीस एक्ट है ये 1870 का है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अब ये होल ऑफ पाकिस्तान भी है और फिर पंजाब की जी इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ गई हुई हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास ये अमेंडेड होना चाहिए। इसके अंदर टोटल इसके जो सेक्शंस हैं वो 36 है। ठीक है, छोटी चीज़ें बताई गई हैं कि इस पे क्या होगा, इस पे लाइक कोर्ट फीस किस पे लगती है, किस पे नहीं लगती। इसके गालबन जो है शेड्यूल है, चैप्टर्स हैं वो 6 है। ठीक है, वो छोटे करके चैप्टर्स भी बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर अब देखिए कोर्ट फीस दो तरह की होती है। एक होती है एड वोलरम। एड वोलरम से मुराद है जो वैल्यू के एतबार से होगी, जो आपका दावा, जो आपका सूट, जो आपकी अपील, हाँ, उसके वैल्यू के मुताबिक होगी। ठीक है। और एक होता है, अब इसके अंदर एक सेक्शन है 35A। जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या सिविल कोड ऑर्डिनेंस, CPC, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो हमने जिस वक्त देखा था कि इसके अंदर प्लेंट कैसे लिखते हैं। प्लेंट अब इंस्टीट्यूशन से पहले तक का हमने देखा था कि उसके अंदर हमने कहा था कि इसके ऊपर कोर्ट फ़ी भी लगता है। तो वो एग्जेम्पशन कोर्ट फीस किस हद तक एग्जेम्प्ट है और किस हद तक लगती है, ये 35A बताता है कि इसके अंदर मैक्सिमम जो कोर्ट फीस है वो 15,000 होगी। और एड वोलरम के शेड्यूल, जो एड वोलरम है और फिक्स्ड है, जो एड वोलरम है, एड वोलरम का शेड्यूल 1 है, टोटल पीछे शेड्यूल दिए हुए हैं, और जो फिक्स है उसका शेड्यूल 2 है। ठीक है, ये इसके अंदर बताया हुआ है। तो फिर इसके अंदर ये भी बताया हुआ है किन किन चीज़ों पे कोर्ट फी लगेगी, किन पे नहीं लगेगी, लाइक एग्जेम्पशन किन जगहों पे है, किन जगहों पे नहीं है। ठीक है, तो वो सारी बातें आज हम इसको डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें। तो मैं सबसे पहले जो आप लोगों को ये बताया हुआ है कि कोर्ट्स पे जिसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो 7 है, सेक्शन 7 या 17 है या 19 या 20 के हम रोज़ देखते हैं। जो प्रोसेस फ़ी है, आप तलबाने रोज़ लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए तलबाना सेक्शन 20 के तहत कहा गया है कि लगाओ इस कोर्ट फीस एक्ट का। अब एग्जेम्पशन सेक्शन 19 के अंदर है, 17 सेक्शन इसका मल्टीफेरियस सूट है, और 7 है कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फ़ी। कंप्यूट किस तरह करनी है, क्या उसकी प्रोड्यूस पे करनी है, क्या उसके नेट प्रोड्यूस ईयरली जो प्रोड्यूस होती है उस पर करनी है, वो सेक्शन 7 इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने 17 और 19, 18 भी दरमियान में देख लेंगे कि 17 मल्टीफेरियस सूट है और 19 एग्जेम्पशन है। किन किन सिनेरियोज़ में, किन अपील्स पे, किन एप्लीकेशंस पे कोर्ट फीस नहीं लगता, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने सेक्शन 17 देखना है, मल्टीफेरियस सूट। अब मल्टीफेरियस से मुराद है अगर एक दावे के अंदर एक से ज़्यादा क्लेम हैं, आपने क्या किए, क्लेम एक से ज़्यादा मांगे हुए हैं, embraces 2 or more distinct subjects, हाँ, अलग अलग, आप दो सूट फॉर रिकवरी, सूट फॉर फलां, 2 3 4 5 चीज़ें उसी तरह यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर ऐसा है तो कोर्ट फीस जो लगनी है वो कैसे लगनी है, एग्रीगेट के हिसाब से, चाहे वो अपील्स हों, चाहे मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं, अपील को मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं, चाहे वो सूट्स हों, दोनों में क्या होगी, एग्रीगेट फीस लगेगी, कोर्ट फीस। ठीक है,
और वो सारी बातें आपको बताई हुई हैं CPC के सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या है? अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट हैज़ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट एक्सेप्ट बार। ठीक है, कि जहाँ बार है वहाँ पे अलग बातें हैं। तो ये सेक्शन 17 है, इस पर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता होता है। आपको पता होना चाहिए इसका क्या ऑब्जेक्ट है, कि लाइक इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जो कोर्ट फी लगेगी वो एग्रीगेट लगेगी, डिस्टिंक्ट, अगर उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं ना, ठीक है, उसके अंदर। और किन किन चीज़ों पे? 2 चीज़ें, नंबर 1 सूट, नंबर 2 अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक लगेगी। तो अब नेक्स्ट है 18 के अंदर वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं, और कंप्लेंट आपको पता है कंप्लेंट सेक्शन 200 किसका? CRPC का सेक्शन 200 है ना, कंप्लेंट की बात, जिसको हम इस्तिगासा कहते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इस्तिगासा करना है आपने लिख कर, और इस्तिगासा करना है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रिस्ट्रेंट का, ठीक है, या फिर किसी ऐसे ऑफेंस का जो कि जिसमें पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, जो ऑलरेडी क्या हो, एंड हु हैज़ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंटेड इज़ अ पटिशन, पटिशन में नहीं, तो उसके ऊपर कोर्ट फी लगेगा, और वो लगेगा 1 रुपये का। कितने? 1 रुपये का। वो एक बाय द वे। अब अगली जो इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज़ एग्जेम्पशन ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट फ्रॉम कोर्ट फी। ठीक है, ये उसने कुछ 24 डॉक्यूमेंट बताए हैं, 24 में से 10-12 तो वैसे एग्जेम्प्ट है, तो ये 10-12 है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। बहुत दफ़ा पूछता है ऐसा सवाल, सेक्शन 7 पूछता है या 19 पूछता है, कभी कभार वो 17 के अंदर आ जाता है। तो जो मेन इसके अंदर 2-3 सेक्शंस ही हैं जिनके बारे में पूछता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल जो एग्जामिनर चल पड़ा है ना, वो शेड्यूल्स की तरफ चल गया है। जैसे आपका लिमिटेशन एक्ट है, तो पीछे जो शेड्यूल बनाया हुआ ना आर्टिकल्स का, वो 183 जो आर्टिकल्स हैं, वो पूछता है कि हाँ जी इसके ऊपर कोर्ट फीस कितनी लगेगी, ठीक है, लाइक लिमिटेशन कितनी होगी। तो इस तरह यहाँ पे भी बता देगा इसके ऊपर कोर्ट फी कितना लगना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे, क्योंकि आजकल वो किसी और लाइक वो देखता है थोड़ा चेंज लाने का, वो डिटो टाइप वाली चीज़ें उसने छोड़ दी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होती हैं। हर ये जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये जो आप देखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ इसको बनाया करो, इसका एक पूरा वे बनाया करो, तरीक़ाकार बनाया करो कि एक अगर 100 नंबर के पेपर में अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं या 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखें कि वो सारों में से कम एक सवाल तो देगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से 1 आएगा सवाल, हर बुक में से हो सकता है 1, या हो सकता है इसका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट में मल्टीफेरियस सूट पूछ ले। तो हम हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, ये याद रखिए। हम किसी को ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी को कम, इक्वली टाइम दें, इक्वल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको पढ़ लें, थॉरोली सारा पढ़ लें, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं बताता रहता हूँ, और बहुत सारे आपके जो मेंटोर्स हैं वो बताते रहते हैं कि ये किस तरह पढ़ना है। तो मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह होगा कि अल्लाह चाहे तो वही चीज़ें आती भी हैं, और इन चीज़ों का हमने खैर। वापस आते हैं, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से? एक है पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, उस पर कोर्ट फी नहीं लगेगी। या फिर डिफेंड अ सूट व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन ऑफिसर, अगर कोई अफसर आके डिफेंड करता है तो वो कोर्ट फीस नहीं लगाता। इसी तरह कोई वारंट ऑफिसर है, ठीक है, जैसा कि वारंट ऑफिसर है। फिर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, लाइक जो वारंट ऑफिसर जिसको बुलवाया जाता है, आओ भाई, ठीक है, वो आता है, तो वो फिर कोर्ट फी के ज़रिए तो अगर नहीं आएगा ना। और इसी तरह ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर ऑन प्राइवेट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी नॉट इन सिविल एम्प्लॉयमेंट, तो पाकिस्तान आर्मी वाले अगर आएंगे तो वो भी क्या नहीं करेंगे, पावर ऑफ अटर्नी जो देते हैं ऐसी सूरत में वो डिफेंड करने के लिए वो कोर्ट फीस नहीं लगाएंगे। अगली बात है रिटन स्टेटमेंट। जब आप दावे पे कोर्ट फीस नहीं लगता, जो कि आपने फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट पे, आफ्टर फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट जो आप दावा देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। शेड्यूल 2 में जाएंगे तो वो कहता है ऐसा जवाब दावा जिसके अंदर आप सेट ऑफ क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं? सेट ऑफ।
हाँ जी, ऑर्डर 8 रूल 6 सेट ऑफ क्लेम करते हैं तो उसके अंदर कोर्ट फीस लगेगा, क्योंकि आप उस वो रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट, शाबाश, तो ये वो सूरत है, अदरवाइज उस पर कोर्ट फी नहीं लगता। इसी तरह प्रोबेट ऑफ अ विल है। प्रोबेट ऑफ अ विल क्या होती है? विल से पहले जो मुसवदा एक प्रोबेट होती है, फिर विल बनती है, जिस वक्त तक वो प्रोबेट होती है जब तक वो क्या नहीं होती, रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, विल हो जाती है, अदरवाइज वो प्रोबेट ऑफ अ विल जो उसका मुसवदा तैयार होता है जो अब एग्जीक्यूटेड नहीं होता, दैट इज़ प्रोबेट ऑफ विल। फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी आप देते हो कि ये तुम करो फलां करो, उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगता, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन और पटिशन टू द कलेक्टर और अदर ऑफिसर मेकिंग अ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू or ascertainment of a rights thereto or interest therein if presented previous to the final confirmation of such settlement। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन देते हैं कलेक्टर को या कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, उसके ऊपर कोर्ट फीस डेफिनेटली। असेसमेंट, सेटलमेंट, स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, ऐसी सूरत में उन एप्लीकेशन पे कोर्ट फी नहीं लगेगा। फिर एप्लीकेशन रिलेटिंग टू अ सप्लाई फॉर इरीगेशन ऑफ वाटर बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, तो उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टीवेशन आर टू रिलिंक्विश लैंड, ये छोड़ देने वाली, व्हेन प्रेजेंटेड टू एन ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय अ पर्सन होल्डिंग अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट विद गवर्नमेंट लैंड ऑफ विच द रेवेन्यू इज सेटल्ड बट नॉट परमानेंटली। परमानेंट कोई किसी के पास है तो वो तो लगाएंगे, अदरवाइज सेटल्ड करके होल्डिंग तो किसी ने ली होती है गवर्नमेंट से, वो एप्लीकेशन देता है, तो ऐसी सूरत में कहता है मैंने छोड़ रहा हूँ या मैं जो मेरी एक्सटेंड कर दो, तो ऐसी एप्लीकेशन पे कोर्ट फी नहीं लगेगा, ठीक है। आगे एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड आर ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, ऐसी सूरत में भी कोर्ट फी नहीं लगेगा। रिटन अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेंट, ऐसी सूरत में भी क्या नहीं होगा, दो कोर्ट फी। फर्स्ट एप्लीकेशन अदर देन अ पिटीशन कंटेनिंग क्रिमिनल चार्ज एंड इंफॉर्मेशन फॉर समन ऑफ अ विटनेस और अदर पर्सन टू अटेंड आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन और फाइलिंग ऑफ एन एग्जिबिट नॉट बीइंग एन एफिडेविट मेड फॉर द इमीडिएट पर्पज टू बीइंग प्रोड्यूस इन कोर्ट, तो इस एप्लीकेशन पे भी कोर्ट फी नहीं लगता कि जनाब इसने बुलवाएं, ये शहादत दे, ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, उसके ऊपर कोर्ट फी नहीं लगता। बेल बॉन्ड्स जितने भी हैं ये रिकॉग्निजेंसेस हैं टू प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस आर रिकॉग्निजेंस फॉर पर्सनल अटेंडेंस और अदरवाइज, इस पे कोर्ट फी नहीं लगता। इसी तरह पिटिशन बाय अ प्रिजनर और अदर, अब देखो हम आफ्टर अरेस्ट बेल दायर करते हैं, उस पर कोर्ट फी नहीं लगता, तो प्रिजनर ही दे रहा है ना, अच्छा, या अदर पर्सन इन ड्यूरस आर अंडर रिस्ट्रेंट ऑफ एनी कोर्ट आर इट्स अदर, उसने रोका हुआ है तो वो कोई एप्लीकेशन देना चाहता है तो उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगेगा। कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, देखिए हमने कहा था प्राइवेट कंप्लेंट क्यों कहते हैं और पब्लिक कंप्लेंट कौन सी होगी, तो अगर कोई ऑफिसर आके पाकिस्तान पीनल कोड के तहत म्यूनसिपल ऑफिसर हो या कोई ऑफिसर या सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी हो, तो वो कोई कंप्लेंट दाखिल करता है, इस्तगासा करता है, उस पर कोर्ट फी नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर, हाँ, फॉरेस्ट और अदर रिलेटिंग टू सच फॉरेस्ट, उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगता। एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट टू द एप्लीकांट, भाई गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, मैं उस पर भी कोर्ट फी नहीं लगता। पटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट एनी म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स के खिलाफ अगर अपील दायर करता हूँ, उस पटिशन दायर करता हूँ, उस पर भी नहीं लगता। एप्लीकेशन फॉर कॉम्पनसेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पसेस, तो ऐसी सूरत में भी नहीं लगता। और लास्ट, पटिशन अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट
सेक्शन 45 और 46 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का, उसके ऊपर भी कोर्ट फी। ये इम्पॉर्टेंट था, ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए, पूरे नंबर आते हैं इसके, तो इसलिए ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह होप सो समझ आया होगा, समझ आए तो ये शेयर भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।